तो अब हम समझते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिन गलतियों के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो जाता है, यानी डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस इक्वल हो जाता है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हमारा एग्जाम्पल है। हमारे पास टोटल 5 एंट्रीज दे रखी हैं। पहली एंट्री हमारी गुड्स परचेज किया है इन कैश। कैश में हमने गुड्स को परचेज करा है, तो हमारी एंट्री क्या पास होगी? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। 6 लाख के गुड्स हमने परचेज करे हैं, तो एंट्री तो हमें क्लियर है। उसके बाद दूसरी एंट्री हमारी कैश सेल की, तो हमने गुड्स को कैश में सेल करा है, तो हमारी एंट्री पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने गुड्स सेल करे हमने? 10 लाख के। उसके बाद तीसरी एंट्री है हमारी सैलरी पेड इन कैश। हमने जो है कैश में सैलरी पे करी है, तो एंट्री क्या बनेगी? सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हमने 1 लाख की सैलरी पे करी है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री है हमारी क्रेडिट सेल की। हमने जो है उधार में गुड्स बेचे हैं। हमने रमेश को 50,000 के गुड्स उधार में सेल करे, तो हमारी एंट्री पास होगी रमेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। रमेश हमारा डेटर बन जाएगा, तो हमने रमेश को डेबिट कर दिया। उसके बाद लास्ट एंट्री हमारी मशीन परचेज की। हमने कैश में मशीन परचेज करी है। मशीन हमारा असेट है, तो मशीन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और हमारे पास से कैश चला गया, तो हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, तो हमारी एंट्री बन गई मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये टोटल हमारे पास 5 एंट्रीज हो गई। जनरल एंट्री में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ तक की बात समझ में आ गई। तो आप फटाफट जो है इन 5 एंट्रीज की लेजर पोस्टिंग कर लेते हैं। तो लेजर पोस्टिंग तो जनरल एंट्री देखकर ही होती है। तो सबसे पहली एंट्री है हमारी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर हम 2 अकाउंट ओपन करेंगे, परचेजेस अकाउंट और कैश अकाउंट। परचेजेस अकाउंट हमारा 6 लाख से डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमारा 6 लाख से क्रेडिट होगा। तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 6 लाख और नाम लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, जबकि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 6 लाख और नाम लिखा जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। तो एंट्री की पोस्टिंग करना तो हमें आता है, तो चलते हैं फटाफट कैश अकाउंट और परचेजेस अकाउंट खोलते हैं। तो ये हमारा कैश अकाउंट है। कैश अकाउंट को हमें क्रेडिट करना है 6 लाख से, तो यहाँ पर कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमने 6 लाख लिख दिया, सामने नाम लिखा जाएगा बाय परचेजेस अकाउंट। अब हमें परचेजेस अकाउंट ओपन करना है, तो ये हमारा परचेजेस अकाउंट है, इसको 6 लाख से डेबिट करना है, तो हमने इसके डेबिट साइड में 6 लाख लिख दिया, सामने नाम आएगा हमारा टू कैश अकाउंट। तो समझ में आ गया। तो पहली एंट्री की पोस्टिंग हो गई। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री की। तो यहाँ पर जो है हमें कैश अकाउंट को डेबिट करना है 10 लाख से, और साथ के साथ हमें सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 10 लाख से। तो कैश अकाउंट हम ऑलरेडी ओपन कर चुके हैं, उसके डेबिट साइड में हम 10 लाख लिख देंगे। किस नाम से लिखा जाएगा? टू सेल्स अकाउंट के नाम से। उसके बाद एक हम सेल्स अकाउंट खोलेंगे, सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे 10 लाख, किस नाम से लिखा जाएगा? बाय कैश अकाउंट के नाम से। तो चलते हैं फटाफट लेजर पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर कैश अकाउंट को हमें डेबिट करना है 10 लाख से, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हमने 10 लाख लिख दिया, किस नाम से लिखा? टू सेल्स अकाउंट के नाम से। उसके बाद हमें एक सेल्स अकाउंट भी ओपन करना है, तो ये हमारा सेल्स अकाउंट है, इसको क्रेडिट करना है हमें 10 लाख से, सामने नाम लिखेंगे बाय कैश अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट 10 लाख से क्रेडिट हो गया। तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। तो सेकंड एंट्री की भी पोस्टिंग हो गई। अब चलते हैं तीसरी एंट्री पे। थर्ड एंट्री के अंदर हमें सैलरी अकाउंट को डेबिट करना है 1 लाख से, और साथ के साथ कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 1 लाख से। तो चलते हैं फटाफट। ये हमारा कैश अकाउंट है, यहाँ पर 1 लाख से इसे हमें क्रेडिट करना था, नाम क्या लिखा हमने? बाय सैलरी अकाउंट। उसके बाद सैलरी अकाउंट के अंदर हमें 1 लाख को डेबिट करना है, तो यहाँ पर ये हमारा सैलरी अकाउंट है, इसके डेबिट साइड में लिखेंगे हम 1 लाख और नाम लिखेंगे सामने टू कैश अकाउंट। तो समझ में आ गया, सैलरी अकाउंट हमारा 1 लाख से डेबिट हो गया। उसके बाद फोर्थ एंट्री है हमारी, जिसके अंदर हमें रमेश अकाउंट को डेबिट करना है 50,000 से, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करना है 50,000 से। तो रमेश अकाउंट के डेबिट साइड में हम 50,000 लिखेंगे, सामने नाम लिखा जाएगा टू सेल्स अकाउंट, और सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम 50,000 लिखेंगे, और सामने नाम लिखा जाएगा बाय रमेश अकाउंट। तो चलते हैं फटाफट इसकी पोस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा रमेश अकाउंट है, इसको हमें डेबिट करना है 50,000 से, और सामने नाम लिखेंगे हम टू सेल्स अकाउंट। उसके बाद ये हमारा सेल्स अकाउंट है, इसको हमें क्रेडिट करना है 50,000 से, तो यहाँ पर हमने क्रेडिट साइड में 50,000 लिख दिया, सामने नाम लिख दिया बाय रमेश अकाउंट। तो समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग तो हमें क्लियर है। उसके बाद लास्ट एंट्री के अंदर हमें मशीन अकाउंट को डेबिट करना है 1,20,000 से, और साथ के साथ कैश अकाउंट को क्रेडिट करना है 1,20,000 से। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,20,000 लिखेंगे, सामने नाम लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में 1,20,000 लिखेंगे, और सामने नाम लिखा जाएगा बाय मशीन अकाउंट। तो चलते हैं फटाफट। ये हमारा कैश अकाउंट है, इसके क्रेडिट साइड में लिखेंगे 1,20,000, सामने नाम लिखेंगे बाय मशीन अकाउंट, और ये हमारा मशीन अकाउंट है, इसको डेबिट करेंगे 1,20,000 से, और सामने नाम लिखा जाएगा टू कैश अकाउंट। तो समझ में आ गया, लेजर पोस्टिंग क्लियर हो गई। तो हमने अपनी सभी एंट्रीज को लेजर में पोस्ट कर दिया। तो अब फटाफट इनकी बैलेंसिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कैश अकाउंट की बात करते हैं। कैश अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10 लाख, जबकि क्रेडिट साइड का टोटल करोगे तो कितना आ रहा है? 6 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1,20,000, 8,20,000 आ रहा है। तो डेबिट साइड बड़ी है, तो इसके टोटल को हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे। तो यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? 10 लाख में से 8,20,000 को लेस कर लो, कितना बच गया? 1,80,000।
तो ये जो डिफरेंस है 1,80,000 का, ये हमारा यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कहलाएगा। ये हमारे कैश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है। और कौन सा बैलेंस है? तो ये हमारा डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो समझ में आ गई बात। और वैसे भी हमें पता है कैश अकाउंट हमारा असेट अकाउंट होता है और असेट अकाउंट का हमेशा डेबिट बैलेंस आता है। तो क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरा अकाउंट हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट को टोटल करोगे, डेबिट साइड में आ रहा है 1,00,000, जबकि क्रेडिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसी को हम क्रेडिट साइड में भी लिख देंगे यहाँ पर 1,00,000। उसके बाद क्रेडिट साइड में डिफरेंस कितना आ रहा है? तो क्रेडिट साइड का टोटल तो 0 था, तो पूरे के पूरे 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है। अब यहाँ पर आप इसको सही करोगे। हमें अच्छे से पता है सैलरी अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है और इसका क्लोजिंग बैलेंस हमेशा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी नहीं आएगा, आप इसको काट दोगे, इसकी जगह पे लिखोगे बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इस सैलरी अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस को हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। बाकी आप बोल जरूर सकते हो कि हमारा ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट है हमारा परचेजेस अकाउंट। ये भी हमारा एक एक्सपेंस अकाउंट होता है। तो इसके डेबिट साइड का टोटल है 6,00,000, तो यहाँ पर टोटल कर दिया 6,00,000। और क्रेडिट साइड में तो कोई एंट्री नहीं है, तो क्रेडिट साइड का टोटल तो 0 है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड के टोटल में 6,00,000 लिख देंगे। कितने का डिफरेंस आ रहा है? पूरे 6,00,000 का। तो ये हमारा परचेजेस अकाउंट का 6,00,000 का क्लोजिंग बैलेंस हो गया, जिसको हम ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ पर इसको भी सही कर लेना, ये भी गलत हो रखा है। बाय बैलेंस सीडी की जगह पर हम लिखेंगे बाय ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि परचेजेस अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है। तो समझ में आ रही है बात। बैलेंसिंग करनी तो आपको आती है ना, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब नेक्स्ट है हमारा मशीनरी अकाउंट। मशीन अकाउंट का टोटल करोगे, यहाँ पर इसको सही करो। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 1,20,000, तो उसको आप काट के सही कर लेना। यहाँ पर 1,20,000 आएगा और क्रेडिट साइड में भी हम 1,20,000 लिखेंगे, यहाँ पर इसको भी काट लेना, 1,20,000 लिख लेना। तो क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो इसका डिफरेंस पूरा 1,20,000 का आएगा और ये मशीन अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, जो कहलाएगा हमारा बाय बैलेंस सीडी। तो यहाँ पर ये मशीन अकाउंट का हमारा क्लोजिंग बैलेंस है। कौन सा बैलेंस है? ये डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो समझ में आ रही है बात। तो क्लियर है। तो ये हमारा मशीन अकाउंट हो गया। नेक्स्ट है हमारा सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट होता है। तो यहाँ पर इसका टोटल करोगे, क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 10,50,000, जबकि डेबिट साइड में कोई भी एंट्री नहीं है, तो इसी टोटल को हम डेबिट साइड में भी लिख देंगे। और यहाँ पर कितने का डिफरेंस आ रहा है? पूरे 10,50,000 का। अब ये सेल्स अकाउंट हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर बैलेंस सीडी नहीं आएगा, इसको भी सही करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर जो है ये टू ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख लेना। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि हमारा क्रेडिट बैलेंस है, क्योंकि क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो समझ में आ गई बात। ये सेल्स अकाउंट क्लियर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रमेश अकाउंट। रमेश हमारा डेटर था, रमेश को हमने उधार में गुड्स बेचे थे, तो डेबिट साइड का टोटल करा कितना आ गया? 50,000, जबकि क्रेडिट साइड में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं है, तो यहाँ पर हम क्रेडिट साइड के टोटल में ही 50,000 लिख देंगे। उसके बाद कितने का डिफरेंस आएगा? पूरे 50,000 का। तो ये हमारा बाय बैलेंस सीडी बन जाएगा। रमेश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी बनता है। और ये हमारा एक डेबिट बैलेंस है, क्योंकि डेबिट साइड का टोटल ज्यादा था। तो समझ में आ रही है बात। क्लियर हो गया। तो ये हमारे लेजर कंप्लीट हो गए, हमने सभी लेजर्स के क्लोजिंग बैलेंस निकाल लिए। तो आप चलते हैं अपने ट्रायल बैलेंस के ऊपर। इन लेजर्स से हम अपना एक ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बनाना है। यहाँ पर ऊपर आप लिखोगे ट्रायल बैलेंस ऑफ, कोई भी नाम हो सकता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, राम, रमेश, मोहन, कोई भी नाम हो सकता है। हमने ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे लिख दिया एबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च। जो भी ईयर का आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे उस ईयर को आप यहाँ पर लिखोगे। सबसे पहले हम लिखेंगे नेम ऑफ अकाउंट, उसके बाद लिखा जाएगा एलएफ, फिर आएगा डेबिट बैलेंस और फिर आएगा क्रेडिट बैलेंस। तो यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ अकाउंट के अंदर हम अपने सारे अकाउंट के नाम लिख देंगे। जितने लेजर अकाउंट हमने बनाए हैं उन सब अकाउंट के नाम यहाँ पर आ जाएंगे। तो अब बच गया डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो फटाफट इनमें अमाउंट को भरते हैं और फिर इसको टोटल करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूँ, तो कैश अकाउंट का हमारे पास 1,80,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है। तो यहाँ पर हमने कैश अकाउंट लिखा हुआ है 1,80,000 डेबिट बैलेंस में। उसके बाद दूसरा हमारा सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 1,00,000 का, ये क्लोजिंग बैलेंस हमारा डेबिट बैलेंस है। तो यहाँ पर हमने सैलरी अकाउंट लिख दिया, 1,00,000 का हमारा डेबिट बैलेंस आ गया। तो क्लियर है। उसके बाद ये हमारा परचेजेस अकाउंट है, इसका क्लोजिंग बैलेंस 6,00,000 का आ रहा था, जिसको हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा था, लेकिन है तो ये हमारा डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर हमने परचेजेस अकाउंट लिख दिया, इसके सामने लिखेंगे 6,00,000 का डेबिट बैलेंस। तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा मशीन अकाउंट। ये हमारा एक असेट अकाउंट है, तो इसका हमारे पास डेबिट बैलेंस आएगा। तो यहाँ पर 1,20,000 का डेबिट बैलेंस आ रहा है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया मशीनरी अकाउंट 1,20,000 डेबिट बैलेंस के कॉलम में। तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा ये सेल्स अकाउंट, जो कि हमारा एक रेवेन्यू अकाउंट है। इसका क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था 10,50,000 का, जिसको हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करा था। लेकिन यह है तो हमारा क्रेडिट बैलेंस, रेवेन्यू अकाउंट का हमेशा क्रेडिट बैलेंस आता है। तो यहाँ पर हमने सेल्स अकाउंट लिख दिया, क्रेडिट बैलेंस में लिख दिया 10,50,000। तो क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा रमेश अकाउंट। रमेश हमारा डेटर था, तो यहाँ पर ये 50,000 क्लोजिंग बैलेंस आया था, जो कि हमारा डेबिट बैलेंस था। तो यहाँ पर हमने रमेश अकाउंट लिख दिया, इसके डेबिट बैलेंस में लिख देंगे हम 50,000।
तो क्लियर है। तो हमने सभी लेजर अकाउंट के बैलेंसेस यहाँ पर लिख दिए। अब फटाफट इसका टोटल करोगे। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 10,50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल भी 10,50,000 ही आ रहा है। तो डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो गया, हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। ट्रायल बैलेंस मैच होने का क्या मतलब होता है कि हमारे अकाउंट्स के अंदर सिर्फ अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है, यानी हमने जो लेजर अकाउंट के अंदर प्लस माइनस करा था वो बिल्कुल सही है। ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि आपने जर्नल एंट्री सही से पास करी है, या फिर आपने जर्नल एंट्री के अंदर अमाउंट सही लिखा है, या फिर आपने सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करी है। इस बात की कोई गारंटी नहीं होती। तो अब मैं इस एग्जांपल से आपको कुछ ऐसी गलतियां बताता हूं जिन गलतियों को अगर आपने कर भी दिया तो उसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो चलते हैं फटाफट वापस अपने जर्नल एंट्रीज के ऊपर। तो यहाँ पर ये हमारे पास 5 जर्नल एंट्रीज है। अगर मान लो मैं इस सैलरी वाली एंट्री की लेजर पोस्टिंग करना ही भूल जाऊं, ना ही सैलरी अकाउंट ओपन करूं और ना ही कैश अकाउंट के अंदर 1,00,000 रुपए क्रेडिट करूं, अगर मैं तीसरी एंट्री की पोस्टिंग करना ही भूल जाऊं, तो क्या उसके बावजूद मेरा ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा? तो चलते हैं फटाफट देखते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पर कैश अकाउंट के अंदर अगर हम सैलरी अकाउंट लिखना भूल गए, यहाँ पर इस सैलरी पेड की एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल गए, अगर हम इस सैलरी अकाउंट को यहाँ से काट दें, 1,00,000 को यहाँ से काट दो, तो आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल कितना आ रहा है। डेबिट साइड में तो 10,00,000 ही आएगा। क्रेडिट साइड का टोटल करो कितना आ रहा है, 6,00,000 प्लस 1,20,000, 7,20,000 आ गया। तो आप 10,00,000 में से 7,20,000 को लेस करोगे, कितना आएगा यहाँ पर डिफरेंस आएगा हमारा 2,80,000। 1,80,000 की जगह पर 2,80,000 आएगा। तो ये कौन सा बैलेंस है हमारा, ये है हमारा डेबिट बैलेंस। तो हम बोल सकते हैं कि डेबिट बैलेंस हमारा 1,00,000 से बढ़ गया। अब अगर मैं सैलरी अकाउंट की बात करूं, अगर हम सैलरी की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाए तो यहाँ पर हम सैलरी अकाउंट को भी ओपन नहीं करेंगे, तो ये अकाउंट हमारा कट जाएगा, सैलरी अकाउंट हमारा ओपन नहीं होगा। इसका जो डेबिट बैलेंस आ रहा था 1,00,000 का, वो अब नहीं आएगा। तो 1,00,000 का सैलरी अकाउंट का डेबिट बैलेंस हमारा कम हो गया। तो ऊपर कैश अकाउंट के अंदर हमारा 1,00,000 का डेबिट बैलेंस बढ़ा था और नीचे सैलरी अकाउंट के अंदर हमारा 1,00,000 का डेबिट बैलेंस कम हो गया। तो बात तो वही हो गई, एक जगह 1,00,000 का डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है और दूसरी जगह 1,00,000 का डेबिट बैलेंस कम हो रहा है। तो अगर आप इसको ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखोगे तो कैश अकाउंट का डेबिट बैलेंस आ रहा है 2,80,000, जबकि सैलरी अकाउंट के बैलेंस को तो लिखा ही नहीं जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम सैलरी अकाउंट को काट दें, सैलरी अकाउंट लिखा नहीं जाएगा, और यहाँ पर कैश अकाउंट में लिख दें 1,80,000 की जगह 2,80,000, तो अभी भी टोटल हमारा सेम आएगा 10,50,000। ऊपर 1,00,000 का डेबिट बैलेंस कम हुआ तो नीचे 1,00,000 का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो सैलरी पेड की एंट्री हम रिकॉर्ड करना भूल गए, लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो ट्रायल बैलेंस के टैली होने से हम ये कैसे बोल सकते हैं कि जितना काम अभी तक हम करके आए वो सारा काम हमारा सही है? ऐसा तो बोला नहीं जा सकता। हमने पूरी की पूरी एक एंट्री गायब कर दी, लेकिन उसके बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो ट्रायल बैलेंस टैली होना तो कोई 100% एक्यूरेसी का प्रूफ नहीं है। तो अब एक और गलती करके देखते हैं, एक और नई तरीके का एरर करते हैं और फिर देखेंगे क्या तब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच होगा। यहाँ पर आप कोई भी एंट्री गायब कर लो, जरूरी नहीं है सैलरी वाली गायब करो, कोई भी एंट्री गायब कर लो। अभी हमने सैलरी अकाउंट की एंट्री को रिकॉर्ड नहीं करा, इसकी जगह पर अगर आप कोई और एंट्री रिकॉर्ड करना ही भूल जाते ना, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच हो जाता। एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पर हम ये क्रेडिट सेल वाली एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए। अगर हम इस एंट्री को रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं तो लेजर अकाउंट के अंदर ना ही हमारा रमेश अकाउंट बनेगा, ना ही इसको हम 50,000 से डेबिट करेंगे, और साथ के साथ सेल्स अकाउंट के अंदर 50,000 क्रेडिट भी नहीं होगा। तो देखते हैं एक बार क्या इसके बावजूद ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। तो रमेश अकाउंट को तो ओपन ही नहीं करा जाएगा, तो इसका डेबिट बैलेंस तो आएगा ही नहीं, और साथ के साथ यहाँ पर सेल्स अकाउंट में क्रेडिट में भी नहीं लिखा जाएगा रमेश अकाउंट 50,000, तो ये 50,000 भी कम हो गया। तो अब अगर आप इसका टोटल करोगे कितना आएगा, यहाँ पर 10,50,000 की जगह पर 10,00,000 आ जाएगा, और इसका जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो भी 10,00,000 आएगा। तो सेल्स अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस हमारा 50,000 से कम हो जाएगा। तो 50,000 से हमारा क्रेडिट बैलेंस कम हुआ, और यहाँ पर 50,000 से ही हमारा डेबिट बैलेंस भी कम हो गया। रमेश अकाउंट ओपन ही नहीं होगा, तो डेबिट बैलेंस जो 50,000 हमारे पास आ रहा था वो हमारा खत्म हो गया। तो 50,000 से हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया और 50,000 से हमारा क्रेडिट बैलेंस कम हो गया। तो बात तो वही चली गई, ट्रायल बैलेंस तो टैली हो ही जाएगा। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर रमेश अकाउंट नहीं आएगा, तो 50,000 ये कट गया, डेबिट बैलेंस 50,000 से कम हो गया, और साथ के साथ यहाँ पर सेल्स अकाउंट में लिखा जाएगा 10,00,000, ये 10,00,000 50,000 हमारा 10,00,000 हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड का बैलेंस भी 50,000 से कम हो गया और डेबिट साइड का बैलेंस भी 50,000 से कम हो गया। तो यहाँ पर क्रेडिट बैलेंस का टोटल भी 10,00,000 आ जाएगा और साथ के साथ डेबिट बैलेंस का टोटल भी 10,00,000 आ जाएगा। तो अब भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो गया। तो ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये मतलब कभी भी नहीं होता कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर 100% एक्यूरेसी है। अब मैं आपको एक और गलती करके बताता हूँ, एक और एरर करके बताता हूँ। यहाँ पर जो है इस बार एक काम करते हैं, कैश परचेज को कम करते हैं। यहाँ पर ये कैश परचेज है हमारे 6,00,000, अगर मान लो इसको हमने 4,00,000 से रिकॉर्ड करा, 6,00,000 की जगह पर हमने गलती से 4,00,000 लिख दिया, डेबिट में भी 4,00,000 लिख दिया और क्रेडिट में भी 4,00,000 लिख दिया, तो बस डेबिट में 2,00,000 कम हो गया और क्रेडिट में भी 2,00,000 कम हो गया। तो ट्रायल बैलेंस तो तभी मैच हो जाएगा। समझ में आ रही है आपको बात? डेबिट और क्रेडिट अगर दोनों जगह सेम इफेक्ट आ रहा है तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा। प्रॉब्लम तब होती
जब आप यहाँ पर परचेसेस अकाउंट को डेबिट करते 6 लाख से और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते 4 लाख से, यानी अगर यहाँ पर आपने डेबिट और क्रेडिट के अमाउंट अलग अलग कर दिए होते तो फिर दिक्कत हो जाती है। लेकिन अगर आपने डेबिट और क्रेडिट में सेम गलती करी है तो आप कभी भी ट्रायल बैलेंस से उस गलती को नहीं पकड़ सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस हमारा तब भी टैली हो जाएगा। यहाँ पर परचेसेस अकाउंट को अब हम 4 लाख से डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट को हम 4 लाख से क्रेडिट करेंगे। तो चलते हैं एक बार करके देखते हैं क्या फिर भी हमारा ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है। तो यहाँ पर ये हमारा कैश अकाउंट है, इसके अंदर हमें परचेसेस अकाउंट को 4 लाख से क्रेडिट करना है। 6 लाख की जगह पर यहाँ पर 4 लाख आ जाएगा। तो अब जरा इसका टोटल करो। डेबिट साइड का टोटल तो 10 लाख आ रहा है, क्रेडिट साइड का टोटल आएगा 4 लाख प्लस 1 लाख प्लस 1 लाख 20 हजार। कितना हो गया? 6 लाख 20 हजार। तो 10 लाख में से 6 लाख 20 हजार को लेस करेंगे, कितना आएगा? 3 लाख 80 हजार। यहाँ पर 1 लाख 80 हजार की जगह पर 3 लाख 80 हजार आ गया। और ये हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस हमारा 2 लाख से बढ़ गया, 1 लाख 80 हजार की जगह पर 3 लाख 80 हजार आ गया। अब अगर मैं परचेजेस अकाउंट में चलूं तो परचेजेस अकाउंट के डेबिट साइड में यहाँ पर 6 लाख की जगह पर 4 लाख आ जाएगा। अब इसका टोटल करो, डेबिट साइड का टोटल आएगा 4 लाख और इसी को हम यहाँ पर लिखेंगे अपने क्लोजिंग बैलेंस में। यहाँ पर भी 4 लाख आ जाएगा और यहाँ पर भी 4 लाख आ जाएगा। तो ये हमारा कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। तो डेबिट बैलेंस पहले हमारे यहाँ पर 6 लाख आ रहा था, लेकिन अब आ गया 4 लाख, यानी हमारा डेबिट बैलेंस 2 लाख से कम हो गया। तो कैश अकाउंट के अंदर हमारा डेबिट बैलेंस 2 लाख से बड़ा था, जबकि परचेजेस अकाउंट के अंदर हमारा डेबिट बैलेंस 2 लाख से कम हो गया। तो एक तरफ 2 लाख से डेबिट बैलेंस बढ़ रहा है, एक तरफ 2 लाख से कम हो रहा है, तो बात तो वही हो गई, ट्रायल बैलेंस तो मैच हो ही जाएगा, उसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर आपने अमाउंट लिखने में भी गलती कर दी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस ये गलती डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड में होनी चाहिए। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के अंदर परचेजेस अकाउंट लिख दोगे आप 4 लाख, या हम 4 लाख लिख देंगे यहाँ पर। दूसरी तरफ कैश अकाउंट को हम 1 लाख 80 हजार की जगह पर 3 लाख 80 हजार लिख देंगे। तो अभी भी वही बात हो गई, 2 लाख से हमारा डेबिट बैलेंस कम हुआ, जबकि यहाँ पर 2 लाख से हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो अभी भी इसका टोटल सेम आएगा 10 लाख 50 हजार। ट्रायल बैलेंस तो टैली हो रहा है। तो अगर आप ऐसी कोई गलती कर दो, अमाउंट कम ज्यादा लिख दो, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। तो देख रहे हो, ट्रायल बैलेंस की कई सारी लिमिटेशन होती हैं। ट्रायल बैलेंस टैली होने का ये मतलब नहीं है कि आपका अभी तक का करा हुआ सारा काम सही है। तो यहाँ पर ये जो हम एरर कर रहे हैं, इन एरर के हमारे पास नाम होते हैं। अगर आप एंट्री पोस्टिंग करना भूल जाओ, पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड ना करो, तो उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब होता है कि आप कोई काम करना भूल गए। तो अगर आप पूरी की पूरी एंट्री रिकॉर्ड ना करो तो वो आपका एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। और अगर आप एंट्री के अंदर अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दो, यहाँ पर हमने गुड्स परचेज वाली एंट्री में 6 लाख की जगह पर 4 लाख रिकॉर्ड कर दिया था, हमने परचेजेस अकाउंट को और कैश अकाउंट को 4 लाख से रिकॉर्ड कर दिया था। तो अगर आप कोई अमाउंट गलत रिकॉर्ड कर दो और फिर उसकी पोस्टिंग कर दो तो उसको बोलते हैं हम एरर ऑफ कमीशन। वो हमारा एरर ऑफ कमीशन कहलाता है। हमारे पास कई सारे टाइप के एरर होते हैं जिसको हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। जिसने 11th में कॉमर्स पढ़ी होगी उसको मालूम होगा। तो जब हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर इन एरर्स के बारे में डिटेल में बात होगी। अभी फिलहाल के लिए आपको समझ में आ रहा है, आपकी जर्नल एंट्री और लेजर पोस्टिंग के अंदर गलतियां हो सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा। एक और गलती मैं आपको बताता हूँ, एक और एरर आपसे हो सकती है। यहाँ पर देखो, हमने एक मशीन परचेज करी है 1 लाख 20 हजार की। मशीन हमारा एसेट है, तो यहाँ पर हमने मशीन अकाउंट को 1 लाख 20 हजार से डेबिट कर दिया और साथ के साथ 1 लाख 20 हजार से कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। अब देखो, यहाँ पर लेट सपोज हम ये मान के चलते हैं कि हमने जो ये मशीन परचेज करी है, ये मशीन हमें पड़ी थी 1 लाख की और 20 हजार का हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा लगा था। अब जिन स्टूडेंट्स को कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में पता है उनको यहाँ पर मेरी ये बात समझ में आने वाली है, लेकिन जिसको इसके बारे में नहीं पता तो उनको समझने में दिक्कत हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, हो सकता है समझ में आ जाए। हमारे अकाउंटिंग के अंदर एक बात बोली जाती है कि अगर आपने कोई असेट खरीदा है तो उस असेट के रेडी फॉर यूज तक का सारा खर्चा आप असेट की कॉस्ट में डालोगे। जब हमने ये मशीन परचेज करी है तो मशीन की कॉस्ट है हमारे पास 1 लाख, मशीन हमारी 1 लाख रुपए में आई और साथ के साथ मशीन को हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर इंस्टॉल करवाया, तो इंस्टॉलेशन का हमारा 20 हजार का खर्चा लग गया। तो जब तक इंस्टॉलेशन ना हो तब तक हम मशीन को इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मशीन को रेडी फॉर यूज में लाने के लिए हमें इंस्टॉलेशन करना जरूरी है। तो इंस्टॉलेशन का खर्चा हमारा रेडी फॉर यूज का खर्चा है। तो रेडी फॉर यूज तक का जो भी खर्चा होता है वो हमारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होता है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हमने 1 लाख की मशीन के ऊपर 20 हजार के इंस्टॉलेशन का खर्चा भी मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया और यहाँ पर बोल दिया कि मशीन हमें 1 लाख 20 हजार की पड़ी थी। तो अब हम अपनी बैलेंस शीट के अंदर मशीन को असेट साइड में लिखेंगे और वहां पर मशीन लिखी जाएगी 1 लाख 20 हजार की। तो हमने क्या करा, हमने अपनी मशीन के इंस्टॉलेशन के खर्चे को कैपिटलाइज कर दिया मशीन अकाउंट के अंदर। तो अगर आप अपनी असेट के ऊपर करे गए किसी खर्चे को अपनी असेट की कॉस्ट के अंदर डालते हो तो उसको बोलते हैं कि आपने इस खर्चे को कैपिटलाइज करा। अगर मान लो आप इस 20 हजार के इंस्टॉलेशन के खर्चे को कैपिटलाइज ना करते तो फिर आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या था कि आप इस 20 हजार के खर्चे को अपना एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है डे टू डे बिजनेस चलाने का खर्चा, ऐसा खर्चा जो बार बार होता है, लगातार होता है। यहाँ पर आपने 20,000 की मशीन को इंस्टॉल करवा दिया, तो अब ये 20,000 के इंस्टॉलेशन का खर्चा आपका दोबारा तो होने वाला नहीं है। जब तक आपकी मशीन चलती रहेगी 2 4 5 साल तक, तब तक जो है इंस्टॉलेशन का खर्चा दोबारा नहीं होगा। तो ये इंस्टॉलेशन का खर्चा आपका एक बार का वन टाइम का खर्चा है। तो इस खर्चे को आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं बोल सकते। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब वो खर्चा जो आपका बिजनेस को रेगुलर बेसिस पर चलाने के लिए होता है। जैसे कि आपका सैलरी का खर्चा होता है, आपके ऑफिस का रेंट होता है जो कि हर महीने दिया जाता है, बार बार दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल होता है, टेलीफोन बिल होता है। तो ये सब खर्चा हर महीने हो रहा है, बार बार हो रहा है। तो जो खर्चा बार बार होता है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं, और उस खर्चे को हम डायरेक्टली अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में लिख देते हैं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करते हैं। यहाँ पर ये 20,000 के इंस्टॉलेशन का खर्चा हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर था, जिसको हमने मशीन की कॉस्ट में ऐड कर दिया, इसको हमने कैपिटलाइज कर दिया। अब ये 20,000 का खर्चा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं जाएगा, बल्कि पूरा का पूरा ये हमारा मशीन की कॉस्ट में ऐड हो गया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? अगर किसी को समझ में नहीं आई तो वो जो है सबसे पहले इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर पढ़े, यानी फर्स्ट चैप्टर पढ़े, और उसके बाद जो मैंने रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर वाला टॉपिक करवाया हुआ है उसको जाके पढ़ ले। उन दोनों चीजों को अगर आप पढ़ लोगे तो आपको ये मेरी सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे एरर की। तो हमने जो है मशीन अकाउंट के 20,000 के इंस्टॉलेशन के खर्चे को मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाया, और यहाँ पर हमने लिखा मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,20,000। ऐसा हमने क्यों करा? क्योंकि हमें अकाउंटिंग के रूल्स ने ऐसा करने को बोला है। अब अगर मान लो यहाँ पर हम एक गलती कर दें और हम जो है इस 20,000 के खर्चे को मशीन की कॉस्ट का पार्ट ना मानते हुए नॉर्मल खर्चा मान लें, इस इंस्टॉलेशन के खर्चे को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दें, तो फिर उस केस में क्या होगा? यहाँ पर देखो, अगर हम मशीन की कॉस्ट को अलग कर दें और इंस्टॉलेशन की कॉस्ट को अलग कर दें, और ये कहें कि हमने मशीन 1 लाख की परचेज करी है, तो हम मशीन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कर देंगे 1 लाख, और इस 1 लाख की मशीन को हम अपने बैलेंस शीट के अंदर लिखेंगे। 1 लाख की मशीन हम बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। अब यहाँ पर हमने क्या किया? हमने इस इंस्टॉलेशन के खर्चे को अपना एक नॉर्मल खर्चा मान लिया, इसको मशीन की कॉस्ट में ऐड नहीं करा, बल्कि इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। अगर आप इसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लेते हो, अपना एक नॉर्मल डे टू डे का खर्चा मान लेते हो, तो आप एंट्री पास करोगे एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, 20,000 आ गया। अब ये जो हमारा इंस्टॉलेशन का खर्चा है जो कि हमारा मशीन की कॉस्ट में ऐड होकर बैलेंस शीट के अंदर जाना चाहिए था, उस खर्चे को हमने अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डाल दिया। तो पहले तो ये हमारा कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन गलत हो गया, हमने एंट्री गलत पास करी, हमने अकाउंटिंग के रूल को फॉलो नहीं करा। जिस 20,000 के खर्चे को हमें कैपिटलाइज करना था, कैपिटल एक्सपेंडिचर मानना था, उस खर्चे को हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो कॉन्सेप्चुअली हमारा एक क्वेश्चन गलत हो गया, हमारी एंट्री गलत हो गई। लेकिन अगर मान लो आप ऐसा कर भी दो, तो क्या उसके बावजूद आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो जाएगा? तो बिल्कुल आपका ट्रायल बैलेंस तब भी टैली हो जाएगा। ये मशीन अकाउंट आपका असेट अकाउंट है, असेट अकाउंट का हमारे पास डेबिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस 1,20,000 आना चाहिए था। ये डेबिट बैलेंस हमारा 1,20,000 से कम हो गया 1 लाख हो गया। तो 20,000 का हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया। लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंस अकाउंट का भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है। 20,000 से हमने एक्सपेंस को डेबिट करा है, इसका मतलब है 20,000 से हमारा डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो एक तरफ हमारा डेबिट बैलेंस 20,000 से कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ हमारा डेबिट बैलेंस 20,000 से बढ़ गया। तो ये तो सेम ही बात हो गई, ट्रायल बैलेंस तो तब भी टैली हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ कैश अकाउंट की अगर मैं बात करूं, कैश अकाउंट यहाँ पर 1,20,000 से क्रेडिट होना था, लेकिन अब सिर्फ 1 लाख से क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड में 20,000 कम हो गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर हमने एक और एंट्री पास कर दी, तो यहाँ पर भी हमारा क्रेडिट साइड में 20,000 आ रहा है। तो कैश अकाउंट हमारा एक तरफ 20,000 से कम हुआ, वही दूसरी तरफ कैश अकाउंट हमारा 20,000 से बढ़ गया। तो बात तो वही चली गई। अगर आप इसका टोटल करोगे तो क्रेडिट साइड में तो अब भी 1,20,000 आ रहा है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं आया, ये भी सेम ही बात है। एक बार इसको करके दिखाता हूँ, तब जाके समझ में आएगा। मशीन अकाउंट हमारा 1,20,000 की जगह पर 1 लाख से डेबिट होगा, और यहाँ पर हम एक नया अकाउंट खोलेंगे जो कि होगा हमारा इंस्टॉलेशन एक्सपेंस अकाउंट, उसको हम 20,000 से डेबिट करेंगे। तो चलते फटाफट इसकी लेजर पोस्टिंग करके देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं कैश अकाउंट की बात करूं, यहाँ पर मशीन अकाउंट में 1,20,000 की जगह पर 1 लाख आ जाएगा। पहले 1,20,000 आ रहा था, लेकिन अब 1 लाख आ जाएगा। और साथ के साथ यहाँ पर हम एक नई लेजर पोस्टिंग करेंगे बाय इंस्टॉलेशन अकाउंट 20,000। यह हमारा एक नया खर्चा आ गया जो कि कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। तो बात तो वही चली गई, क्रेडिट साइड में 20,000 से हमने मशीन अकाउंट को कम करा, तो हमने यहाँ पर 20,000 का इंस्टॉलेशन जोड़ दिया, तो इसका टोटल तो अभी भी वही आएगा 10 लाख, और इसका डेबिट बैलेंस भी वही 1,80,000 ही आएगा। तो कोई फर्क आया? कोई भी फर्क नहीं आया। उसके बाद अगर हम मशीन अकाउंट को देखें, तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में 1,20,000 की जगह पर यहाँ पर हमने 1 लाख लिख दिया, तो इसका टोटल यहाँ पर 1 लाख आएगा। तो यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस 1,20,000 की जगह पर 1 लाख आ गया। तो 20,000 से हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया, मशीन अकाउंट के अंदर 20,000 से हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया। लेकिन साथ के साथ अभी हम एक इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस अकाउंट भी खोलेंगे। यहाँ पर इंस्टॉलेशन अकाउंट हमारा एक्सपेंस अकाउंट है, इसको हम डेबिट करेंगे 20,000 से, तो इसका टोटल करोगे कितना आएगा? 20,000।
यहाँ पर भी 20,000 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा क्लोजिंग बैलेंस आ गया 20,000 का, जिसको हम अपने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देंगे। ये हमारा कौन सा बैलेंस है? ये है हमारा डेबिट बैलेंस। तो एक तरफ तो मशीन अकाउंट के अंदर हमारा 20,000 का डेबिट बैलेंस कम हुआ था, वहीं दूसरी तरफ इंस्टॉलेशन अकाउंट खोलने की वजह से 20,000 का डेबिट बैलेंस आपका इंक्रीज हो गया। तो अब अगर हम इसका ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो कैसे बनेगा? यहाँ पर मशीनरी के डेबिट बैलेंस में आएगा 1,00,000, 1,20,000 की जगह पर 1,00,000 आएगा। 20,000 से यहाँ पर हमारा डेबिट बैलेंस कम हो गया, लेकिन यहाँ पर हम साथ के साथ एक और अकाउंट का नाम लिखेंगे, इंस्टॉलेशन अकाउंट। हमने इंस्टॉलेशन अकाउंट का लेजर भी बनाया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंस्टॉलेशन अकाउंट, जिसका हमारे पास 20,000 का डेबिट बैलेंस है। तो 20,000 का डेबिट बैलेंस यहाँ पर आ जाएगा। तो एक तरफ 20,000 का डेबिट बैलेंस कम हुआ, वहीं दूसरी तरफ 20,000 का डेबिट बैलेंस बढ़ गया। तो आपका डेबिट बैलेंस का टोटल तो अब भी 10,50,000 ही आएगा, और क्रेडिट बैलेंस में तो कोई चेंज हुआ नहीं। तो यहाँ पर इस गलती के बावजूद हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो गया। तो अब ट्रायल बैलेंस पर कितना भरोसा करा जा सकता है वो आप खुद ही देख सकते हो। तो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्चुअल एरर करी है, इंस्टॉलेशन के खर्चे को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान के हमने ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, इस गलती को बोलते हैं हम, इस एरर को बोलते हैं हम एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस एरर का नाम एरर ऑफ प्रिंसिपल है, कि आपको जो अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स बताए गए थे उसी के अंदर आपने एरर कर दिया। तो हमारे पास कई सारे टाइप के एरर होते हैं जिसको हम रेक्टिफिकेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर हो रहा है कि ट्रायल बैलेंस की क्या क्या लिमिटेशंस होती हैं? तो अब यहाँ पर देखो, ये हमारा लिमिटेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस की हमारी कुछ लिमिटेशंस होती हैं जिसको हमें यहाँ पर देखना है। थ्योरी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा, इट इज नॉट गारंटी दैट ऑल ट्रांजैक्शंस हैव बीन करेक्टली एनालाइज्ड एंड पोस्टेड इन द प्रॉपर अकाउंट्स। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रायल बैलेंस टैली होने के बावजूद इस बात की कोई भी गारंटी नहीं होती कि आपने सारी ट्रांजैक्शंस को करेक्टली एनालाइज करा है, सभी ट्रांजैक्शंस की सही से लेजर पोस्टिंग करी है। इस बात की हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती। वही इंस्टॉलेशन वाला एग्जांपल है, आपने इंस्टॉलेशन के लिए वेजेस पे करे, तो इस इंस्टॉलेशन के खर्चे को, इस वेजेस पेड के खर्चे को आप अपने मशीन अकाउंट के अंदर डालोगे, ये आपकी मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनेगा। लेकिन अगर मान लो आप गलती से इस वेजेस पेड के खर्चे को, इस इंस्टॉलेशन के खर्चे को अपनी जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट कर दो, आप जो है इंस्टॉलेशन अकाउंट की एंट्री पास कर दो, इंस्टॉलेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यानी आपने इंस्टॉलेशन के एक्सपेंस को कैपिटल एक्सपेंडिचर ना मानते हुए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो अगर आपने इंस्टॉलेशन के खर्चे के लिए अलग से एंट्री पास कर दी, इस खर्चे को आपने रेवेन्यू का खर्चा मान के अलग से रिकॉर्ड कर दिया, तो फिर ये आपका एरर माना जाएगा। आपने ये गलती कर दी, ये आपका एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। आपको क्या करना चाहिए था? आपको मशीन अकाउंट के अंदर इस खर्चे को ऐड करना चाहिए था और इसको मशीन की कॉस्ट का पार्ट बनाना चाहिए था। तो आपने क्या करा है, आपने अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपना रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया। तो आपका कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चन गलत हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है। तो ये आपकी पहली लिमिटेशन हो गई। उसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा, इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली बाय दोस एंटरप्राइजेस व्हिच मेक्स यूज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, सो द स्मॉल फर्म्स कैन नॉट अफोर्ड टू अडॉप्ट दिस सिस्टम बिकॉज हाई कॉस्ट। तो बिल्कुल सही बात है, अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है तो उसके लिए आपको डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करना पड़ेगा। डबल एंट्री सिस्टम का मतलब है आपको पूरा जर्नल एंट्री बनानी पड़ेगी, जर्नल बुक तैयार करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको लेजर बुक तैयार करनी पड़ेगी, फिर उसके बाद आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे। इसके लिए तो एक अच्छा स्किलफुल अकाउंटेंट की जरूरत है। तो ये तो एक बड़ा लंबा चौड़ा काम है जिसमें खर्चा लगने वाला है। तो जो छोटी छोटी फर्म्स होती हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस होती हैं, आपके एरिया के आसपास की जो छोटी छोटी दुकानें होती है, वो सब कहाँ इस चक्कर में पड़ेंगी? वो सब छोटे छोटे बिजनेस वाले थोड़ा ना जनरल एंट्री पास करेंगे, लेजर अकाउंट बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, वो थोड़ा ना इस काम को करने वाले हैं। तो इसीलिए बोला जाता है ट्रायल बैलेंस का काम एक कॉस्टली काम है, एक हाई कॉस्ट लगती है। इसके लिए आपको अकाउंटेंट हायर करने पड़ेंगे, उनको सैलरी देनी पड़ेगी, उसके बाद आपको सारी बुक्स को मेंटेन करना पड़ेगा, सारे बिल्स को संभाल कर रखना पड़ेगा। तो उतना खर्चा छोटी फर्म्स नहीं उठा सकती। तो इसीलिए जो है छोटी फर्म्स, छोटे बिजनेस जो है ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते। तो समझ में आ रही है बात? ये हमारी सेकंड लिमिटेशन हो गई। उसके बाद तीसरी लिमिटेशन है हमारी, इट डज नॉट एंश्योर दैट ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन हैव बीन एक्चुअली रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अगर आपका ट्रायल बैलेंस टैली हो रहा है तो उसके बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपने जो है सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करी है। हमने अभी देखा था एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर जो है कई बार हम जर्नल एंट्री तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन उसकी लेजर पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हम जो है जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। तो अगर जर्नल एंट्री ही रिकॉर्ड नहीं होगी तो उसकी लेजर पोस्टिंग भी नहीं होगी और फिर वो ट्रायल बैलेंस के अंदर भी नहीं आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो है एरर ऑफ ओमिशन कर देते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है परचेजेस का। अगर हम परचेजेस की एंट्री पास करना भूल जाएं, कंप्लीटली ओमिट कर दें, यानी हम जो है कंप्लीट ओमिशन कर दें। हमारे पास दो तरीके के एरर ऑफ ओमिशन होते हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन और दूसरा होता है पार्शियल ओमिशन। यहाँ से समझो, अगर आप परचेज की पूरी एंट्री रिकॉर्ड करना भूल गए, लेट सपोज आपने जो है यहाँ पर 6 लाख के गुड्स परचेज करे लेकिन इसकी एंट्री रिकॉर्ड करना आप भूल गए,
तो ये आपका कंप्लीट ओमिशन कहलाएगा। ना ही आपने डेबिट साइड को रिकॉर्ड करा और ना ही आपने क्रेडिट साइड को रिकॉर्ड करा। या फिर अगर आपने जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करी लेकिन आप इसकी लेजर पोस्टिंग करना भूल गए, ना ही आपने डेबिट साइड को पोस्ट करा और ना ही आपने क्रेडिट साइड को पोस्ट करा, तो आपने जो है कंप्लीट ओमिशन करा। ना ही डेबिट रिकॉर्ड करा और ना ही क्रेडिट रिकॉर्ड करा। तो अगर आप कंप्लीट ओमिशन करते हो तो उस केस में तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली हो ही जाता है। अभी हमने देखा था अगर डेबिट भी रिकॉर्ड ना हो और क्रेडिट भी रिकॉर्ड ना हो तो फिर वहां पर तो सेम ही इफेक्ट आएगा, तो ट्रायल बैलेंस मैच हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक होता है हमारे पास पार्शियल ओमिशन। पार्शियल ओमिशन क्या होता है कि कई बार हम सिर्फ डेबिट की एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं और क्रेडिट की एंट्री रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे और परचेजेस अकाउंट को डेबिट करना भूल जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा हो सकता है। बिजनेस के अंदर तो साल भर में कितनी सारी ट्रांजेक्शन होती है, हजारों में लाखों में ट्रांजेक्शन होती है, तो वहां पर इस तरीके की गलती हो जाती है। कई बार लेजर पोस्टिंग करते समय हम डेबिट साइड की पोस्टिंग कर देते हैं लेकिन क्रेडिट साइड की पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम क्रेडिट साइड की पोस्टिंग कर देते हैं लेकिन डेबिट साइड की पोस्टिंग करना रह जाता है। तो इसे बोला जाता है पार्शियल ओमिशन, यानी आपने एक साइड पोस्ट कर दिया और दूसरे साइड आप पोस्ट करना भूल गए। तो अगर पार्शियल ओमिशन कर दोगे तो फिर वहां पर ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। पार्शियल ओमिशन के केस में डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड अलग अलग इफेक्ट आ रहा है। कई बार डेबिट साइड को आप रिकॉर्ड करना भूल जा रहे हो, कई बार क्रेडिट साइड को आप रिकॉर्ड करना भूल जा रहे हो। तो अगर एरर की वजह से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों में अलग अलग इफेक्ट आ रहा है तो फिर वहां पर हमारा ट्रायल बैलेंस मैच नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर जो है सी पॉइंट के अंदर बात हो रही थी कंप्लीटली ओमिटेड की, यानी कंप्लीट ओमिशन की। यहाँ पर पार्शियल ओमिशन की बात नहीं हो रही, कंप्लीट ओमिशन की बात हो रही है कि अगर आप परचेज की ट्रांजेक्शन को कंप्लीटली ओमिट कर दो तो फिर उस केस में आपका ट्रायल बैलेंस तो मैच हो जाएगा लेकिन यह आपका एक एरर ऑफ ओमिशन कहलाएगा। तो समझ में आ गई बात। उसके बाद फोर्थ लिमिटेशन है हमारी, इफ अ ट्रायल बैलेंस हैज नॉट बीन प्रिपेयर्ड एक्यूरेटली द फाइनल अकाउंट प्रिपेयर्ड फ्रॉम सच ट्रायल बैलेंस वुड नॉट बी रिलायबल। तो बिल्कुल सही बात है, ट्रायल बैलेंस से आप फाइनल अकाउंट बनाओगे, अगर आपका ट्रायल बैलेंस ही गलत है, ट्रायल बैलेंस के अंदर आपकी गलतियां हैं, ट्रायल बैलेंस आपका टैली हो रहा है लेकिन उसके बावजूद उसके ऊपर तो भरोसा करा जा नहीं सकता। तो जब आपका ट्रायल बैलेंस ही गलत है तो आपके फाइनल अकाउंट कितने रिलायबल होंगे। तो इस तरीके के फाइनल अकाउंट्स पे तो भरोसा नहीं करा जा सकता। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ट्रायल बैलेंस अगर आपका गलत है, एक्यूरेट नहीं बना, तो फाइनल अकाउंट भी आपके रिलायबल नहीं माने जाएंगे। इनफैक्ट सच फाइनल अकाउंट्स वुड नॉट सर्व द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ द वेरियस यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये भी सही बात है। फाइनल अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाने का हमारा अल्टीमेट पर्पस होता है कि हमें जो है इन फाइनल अकाउंट्स को अपने अकाउंटिंग यूजर्स को दिखाना होता है। अकाउंटिंग के यूजर्स जो है फाइनल अकाउंट पे भरोसा करते हैं, फाइनल अकाउंट के भरोसे पे अपने डिसीजंस लेते हैं। लेकिन अगर मान लो फाइनल अकाउंट ही गलत है तो अकाउंटिंग यूजर्स की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी होने वाली नहीं है। जिन बेसिस पर उनको डीजल लेना था वो बेसिस ही हमारा गलत है। तो समझ में आ रही है बात। तो अगर आपके फाइनल अकाउंट गलत बने हुए हैं, उनके अंदर एरर है, तो ये फाइनल अकाउंट अकाउंटिंग यूजर्स के भी किसी काम के नहीं है। तो ये हमारी ट्रायल बैलेंस की 4 लिमिटेशंस हो गई। इसके ऊपर कई बार थ्योरी क्वेश्चन आ जाता है तो पढ़ लेना एक बार इसको, तो क्लियर हो गया। तो अब चलते हैं अपने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस के ऊपर। तो हमारे पास ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड्स होते हैं। 3 तरीके से हम ट्रायल बैलेंस बना सकते हैं। एक होता है हमारा टोटल मेथड, दूसरा होता है हमारा बैलेंस मेथड और तीसरा होता है हमारा टोटल एंड बैलेंस मेथड।